हेलो बच्चों, कल हम पत्र लेखन के अंदर हमने उनके विशेषताएं यानी पत्र लेखन की और मुख्य मुख्य विशेषताएं, पत्र लेखन करते समय हमें किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में पढ़ा था। और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था, अनौपचारिक पत्र और जो औपचारिक पत्र होते हैं उनके बारे में। और अनौपचारिक पत्र में हमने देखा था किस प्रकार से एक तरह निजी पत्र के रूप में होते हैं, पारिवारिक पत्र होते हैं, और औपचारिक पत्र थे वो एक तरह से कार्यालयीय पत्र होते हैं, यानी जो ऑफिस के अंदर या हम कह सकते हैं विद्यालय पत्र के रूप में। इस प्रकार से हमने देखा था कि पत्र के रूप में होते हैं। अब उन पत्र को करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी पत्र की जो विशेषताएं मुख्य रूप से मान लो जो अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र अगर हम लिखते हैं तो उससे संबंधित जो संबोधन किया जाता है, यानी अगर हम विद्यालय के अंदर लिख रहे हैं तो जैसे प्रधानाध्यापक से हमारा मतलब संबंध रहेगा, और उनको संबोधन हम किस तरह से करेंगे, उनको अभिवादन किस तरह से करेंगे, और समापन के अंदर हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसके बारे में। और बच्चों, अगर हम अनौपचारिक पत्र के रूप में लिखते हैं तो जिस तरह से हमारे बड़ों से कोई संबंध है, जैसे मान लो आपके दादाजी हो सकते हैं, दादी जी, अपने पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची, इन सबको अगर आप कोई भी किसी रूप में आप पत्र लिख रहे हैं तो किस प्रकार से उन्हें आप संबोधन करेंगे, अभिवादन करेंगे उनको, और समापन के अंदर आप किस प्रकार से उन्हें अपना जैसे पोता, अपना बेटा, या अगर आप नाना नानी को पत्र लिख रहे हो तो जिस तरह से देवता या नाती के रूप में लिखेंगे, और अगर आप चाचा या अपने चाची जी को पत्र लिख रहे हैं तो किस प्रकार से भतीजा जी इस तरह स्वरूप लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों आज हम इस सारणी के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से अपना मालूम संबोधन, अभिवादन व समापन किस तरह से करेंगे पत्र के अंदर, तो उसके तहत आज हम एक ये ऐसी टेबल बनाएंगे। आप बिल्कुल अपने स्केल लेते हुए अपने नोटबुक के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी बात करें तो जिस तरह से ये एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को आप बिल्कुल अपनी ऐसी कैसी नोटबुक पर बनाएंगे, अपनी नोटबुक पर बनाकर फिर उस तरह से ये जिस तरह से पार्ट बंटे हुए होते हैं जिसमें आप मैथ वर्क करते हो, साइंस वर्क करते हो, बिल्कुल वैसे के वैसे ऊपर सबसे पहले संबोधन, अभिवादन व संबोधन, अभिवादन और समापन, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा कैसा अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे, और फिर इस तरह से जिस तरह से लाइनिंग करते हुए आप एक टेबल बना रखी है, इस तरह से आप अपने एक टेबल बना लेंगे नोटबुक के ऊपर बनाकर। फिर पत्र का प्रकार, तो अनौपचारिक पत्र, तो बच्चों हम पढ़ के आए अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कौन से हैं, तो उसी में भी जैसे मान लो बड़ों की बात हो रही है, अपने परिवार से संबंधित यानी निजी पत्र होते हैं, तो उनको इस तरह से लिखेंगे। अब जैसे मान लो आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो बड़ों को, मतलब अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो आप, तो उसमें बच्चों आप किसका प्रयोग करेंगे, मतलब बड़ों से संबंधित यानी आपका संबंध है, तो किस प्रकार से बड़ों से संबंध है तो उनको संबोधन करेंगे आप। जैसे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जैसे पूजनीय, आदरणीय, तो इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो अपने लिखेंगे, जैसे पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, तो ये पिता को संबोधन हो गया बच्चों। और अभिवादन के रूप में क्या लिखेंगे उनको, सादर चरण स्पर्श, तो यानी कि जो अपने जितने भी बड़े हैं उनको ज़्यादातर बच्चों मान लो अपने आदर चरण स्पर्श के रूप में लिखते हैं। और सादर नमस्कार की बात की जाए तो सादर नमस्कार, जैसे मान लो आप अपने बड़े भाई को पत्र लिख रहे हो तब उसमें आप सादर नमस्कार, सादर प्रणाम आदि इस तरह से आप लिख सकते हैं। और जितने भी बड़े जैसे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, या पिताजी, माताजी, इनको अगर आप लिख रहे हो तो सादर चरण स्पर्श के रूप में लिखेंगे। और समापन के अंदर यानी एंडिंग, एंडिंग होती है बच्चों पूरा पत्र लिखने के बाद, जैसे ही आप उनको समापन की तरफ जाएंगे, जैसे आप लिखते हैं आपका पुत्र या आपका बेटा, आपका पोता, अगर दादाजी को लिख रहे हो तो आपका पोता लिख लेंगे, या आप दादी जी को लिख रहे हो, और अगर आप अपने नाना जी को लिख रहे हो तो द्वेता लिखेंगे या नाते लिखेंगे। अगर आप चाचा जी को जैसे पत्र लिख रहे थे, मतलब लिख रहे होंगे, तो आप आपका भतीजा, तो इस तरह से लिख लेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर किस तरह से सारणी आपको पेंसिल से अपने नोटबुक के अंदर बनाते हुए उनमें आप जो ऊपर के हेडिंग है उनको ब्लैक पेन से
और अंदर के जो जितने भी हम जैसे अनौपचारिक पत्र है बड़ों को, ये सब आप अपने नीले पेन से लिखते हुए करेंगे बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप छोटों को जैसे पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र यानी निजी पत्र में आ रहे हैं बच्चों, तो या आप इसको दो भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसको दो भागों में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। वो किस तरह से, इस तरह से लाइनिंग करते हुए, यानी इसमें एक अपने स्केल लेते हुए यहाँ पे लाइन कर लेंगे, तो ऊपर का भाग है वो अनौपचारिक पत्र के रूप में बच जाएगा, और जो नीचे का यानी ऊपर का भाग एक तरह से अनौपचारिक पत्र, और जो नीचे का भाग है ये आपका औपचारिक पत्र के रूप में। तो ऊपर जितने भी है ये सब अपने परिवार से संबंधित होते हैं। अगर आप छोटों को, पहले तो बड़ों को पत्र लिखा था तो हमने इसमें देख लिया किस प्रकार से हम उनको मान लो आदर, मान लो जिस तरह से संबोधन करेंगे, अभिवादन करेंगे, फिर आप जो समापन के अंदर किस तरह से उनको लिखेंगे। और औपचारिक पत्र की बात करें, जैसे हम अपने स्कूल के अंदर लिखते हैं या संपादक को पत्र लिखते हैं, तो इस प्रकार से अगर आप स्कूल में प्रधानाचार्य से संबंध है आपका, मान लो स्कूल में अगर आप प्रार्थना पत्र अगर भेजोगे तो वो किसी के नाम से भेजोगे, यानी कि किस संबंध से भेजोगे, तो प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के नाम से भेजेंगे। तब वहाँ पर जिस तरह हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर आगे हम जिस तरह से उनका पूरा एड्रेस अपना पता लिखते हुए, बीच में जो एड्रेस पता लिखते हैं वो तो लिखते ही हैं बच्चों। जिस तरह से आप एनसी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं तो एनसी स्कूल 12 जो एमडी है इस तरह लिखते हैं, 12 एमडी गढ़साना। और फिर आप विषय लिखेंगे, किससे संबंधित अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आप आगे शुरुआत करेंगे महोदय, तो बच्चों स्कूल के अंदर भेजते समय ज़्यादातर आप महोदय का ही प्रयोग करेंगे। फिर आप महोदय से शुरुआत करेंगे, महोदय का शुरुआत करते हुए जो उसका बीच का पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है, जैसे हमने पहले इस पत्र के रूप में हमने पढ़ा था, आज हम बच्चों में इसको दौरान कर रहे हैं, तो आगे भी हम उस पत्र का जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, उसका भी अध्ययन करेंगे आगे क्रमानुसार। तो पहले आज हम इस टेबल सारणी का जिस तरह देख रहे हैं, तो महोदय लिखेंगे, और महोदय लिखते हुए फिर जिस तरह से अभी निवेदन है कि मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, है ना, तो इस प्रकार से आप कहेंगे मुझे आज आवश्यक कार्य होने के कारण मैं आज स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। तो इस तरह से पाठ लिखते हुए जब आप आखिर के अंदर जैसे समापन के लिए जाएंगे, तब समापन के तहत बच्चों आप जैसे भावदिया लिखते हैं, निवेदक लिखते हैं, प्रार्थिक रूप में लिखते हैं, तो ये तो जो अन्य पत्र लिखते हैं जैसे संपादक को लिखते हैं, पुस्तक विक्रेता को लिखते हैं, या कोई भी अधिकारी को लिखते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। अगर आप प्रधानाचार्य मतलब अपने स्कूल के अंदर पत्र लिख रहे हैं औपचारिक पत्र के रूप में, तो बच्चों जिस तरह ये वो लाइन यहाँ थी तो वो ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, तो अब औपचारिक पत्र के रूप में हम जैसे यहाँ पर अपना पत्र लेखन कर रहे हैं बच्चों इस तरह से। तो इस औपचारिक पत्र के तहत अगर हम प्रधानाध्यापक मतलब स्कूल के अंदर लिख रहे हैं तो महोदय का प्रयोग, और आपका आज्ञाकारी शिष्य, यानी इसको यहाँ से शुरुआत करेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो इनको आप अपने नोटबुक के अंदर लिखेंगे। मतलब अगर आप स्कूल के अंदर औपचारिक पत्र लिख रहे हो तो प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को महोदय के रूप में शुरुआत करेंगे, और आपका आज्ञाकारी शिष्य अगर लड़कियां हैं मान लो, या आप मतलब कह सकते हैं छात्राएं हैं, गर्ल्स है, तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या इस तरह से प्रयोग कर लेंगे, या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या इस तरह से लिखते हुए समापन कर लेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप जैसे कोई भी व्यावसायिक पत्र के रूप में बात करें, संपादक को पत्र लिखते हुए अपने पुस्तक विक्रेता जो मान लो गानगर से अगर आपको पुस्तकें मंगानी है, तब इनका आप मान लो लिखते हुए एड्रेस के रूप में, संबंध के रूप में, और फिर आगे श्रीमान पुस्तक विक्रेता प्रबंधक श्री गंगानगर, विषय पुस्तकें मंगाने हेतु पत्र, और फिर आगे जैसे आप श्रीमान या श्रीयुत स्वयं निवेदन है कि हमें यहाँ अपने लोकल स्थान पर ये पुस्तकें नहीं प्राप्त हुई, अतः हम आपके श्री गंगानगर बुक जो डिपो है
यहाँ से हम ये पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं, कृपया हमें ये पुस्तक भेजने की कृपा करें। तो इस तरह से लिखते हुए और आखिर के अंदर जब आप समापन करेंगे तब या तो निवेदक लिख लो या बहुधिया, दोनों तरीके से उचित होता है बच्चों। तो बहुधिया लिखते हो तो बहुधिया, तो इस तरह से आप अपना नाम लिख सकते हैं, निवेदक वो भी लिख सकते हैं। और रही बात, हमने इस बात पर भी मतलब चर्चा की थी कि जब आप अपने विद्यालय के अंदर रहते हो, मतलब क्लास कक्षा में अपना अध्ययन कर रहे होंगे या गृह कार्य के रूप में आप कार्य कर रहे होंगे, तो अपना नाम आप लिख सकते हो। और अगर एग्ज़ाम के अंदर बात की जाए, एग्ज़ाम में अगर आप अपने पत्र लेखन कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तब वहाँ पर अपना नाम कतई नहीं लिखना चाहिए, उसकी जगह क्या कहे गए और एड्रेस के रूप में परीक्षा भवन। तो इस तरह से लिखते हुए अपना कार्य करना चाहिए बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर आगे हम चलें कराली पत्र के रूप में, जो आखिरी इसका पार्ट्स है। तो ये सब अधिकारियों को होता है बच्चों। जैसे भी आप कराली पत्र, अगर कोई भी मान लो जैसे या आपको बोल दिया, ये कराली पत्र ज़्यादातर बड़ी कक्षाओं के लिए भी होता है बच्चों। यहाँ आपको बहुत ही कम मान लो पत्र लेखन में किया जाता है। और फिर भी अगर आपको इस तरह से कराली पत्र के रूप में मिले, तो ये एक मान लो जिला अधिकारी के द्वारा एक बड़े अधिकारी को पत्र लिखा जाता है, तो वो किस तरह से संबोधन करते हुए मान लो आगे सचिवालय को अगर पत्र लिख रहा है, मान लो जिस तरह मंजूर करवाना है, यानी कि अगर राजस्थान के अंदर स्वच्छता अभियान चलाना है और स्वच्छता अभियान के तहत उन्हें राशि चाहिए किसी भी प्रकार से, या शौचालय बनवाने के लिए जिस तरह से बजट पारित करवाना है, तो फिर वो सचिवालय को अगर पत्र लिखेंगे तो फिर वही सचिवालय हो जाएगा, मुख्य सचिव सचिवालय जयपुर। फिर विषय मान लो स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय स्वीकृत कराने हेतु, और फिर आगे मान लो बजट स्वीकृत कराने हेतु, फिर वो आगे किस तरह से मान लो आज मान्यवर निवेदन है कि हम राजस्थान के अंदर स्वच्छता अभियान के तहत सचिवालय बनवाने हेतु हम अपना बजट पारित करवाना चाहते हैं, जिससे कि स्वच्छता अभियान को गति दी जा सके। तो कृपा करके आप जो बजट है, शौचालय बजट है, उसको पारित करने की कृपा करें। तो इस तरह से करते हुए फिर वो आगे प्रार्थ या विनीत करते हुए या निवेदन करते हुए, जिस तरह से अगर मान जिला गानगर से लिखा जा रहा है तो जिला गानगर, कलेक्टर जिला श्री गानगर, इस तरह से निवेदन करते हुए लिख लेंगे बच्चों। तो ये तो आगे बड़ी क्लास के लिए है। वैसे आप इस तरह से कोई भी कराले पत्र होता है, वो एक अधिकारी से दूसरे अधिकारियों को, या जो बड़े मान लो किसी भी प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक दूसरे को पत्र लेखन करते हैं बच्चों। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको सारणी बनाना है। ये सारणी बनाते हुए बच्चों आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना, या आपको नहीं समझ में आ रहा, पहले आप इस सारणी को बनाने की पूरी तरह कोशिश करिए। जिस तरह से आगे आप इस तरह बनाते जाएंगे, 2 पार्ट के अंदर इनको, जैसे आपको बताया था कि एक पार्ट ऊपर का इस तरह से आप पटरी और पेंसिल की सहायता से बिल्कुल सीधा इसके 2 पार्ट कर लेंगे। एक ऊपर का पार्ट यानी अनौपचारिक पत्र, और दूसरा पार्ट औपचारिक पत्र। तो इस तरह से ये 2 मान लो क्रम में बंट जाएगा बच्चों, यानी 2 क्रम में बंटते हुए ये पत्र जो हमारा लेखन है, इस तरह से हम इसको करेंगे। इस तरह से 2 पार्ट करते हुए ये आपका फर्स्ट नंबर और ये आपका सेकंड नंबर पार्ट बन जाएगा। तो इसको इस तरह से बिल्कुल इस तरह सुंदर सुंदर लिखते हुए करेंगे। जैसे ही हम इसको ऑफलाइन कक्षाएं जब शुरू हो जाएगी, उस ऑफलाइन कक्षा के अंदर भी हम इसको पार्ट में डिवाइड कर कर जब इसका अध्ययन करेंगे, तब आपको एकदम उचित मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और हम इसको लगातार प्रैक्टिस में भी रखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अनौपचारिक पत्र कौन से हैं और अनौपचारिक पत्र कौन से हैं। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा बच्चों। और फिर आगे इस तरह से हम रखते हुए इसका जो फॉर्मेट होगा, प्रारूप होगा पत्र लेखन का, उसको भी हम अपने आगे अपने अध्ययन के अंदर रखेंगे बच्चों। और पहले भी हमने इसको शीर्ष और पत्र के रूप में यानी अब इसको हमने रखा था। इस अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप था जी, जैसे C23 सेक्टर 40 नोएडा। तो यहाँ आप बच्चों आप अपना भी लिख सकते हैं, यानी कि आप कौन से वार्ड में रह रहे हैं, जैसे वार्ड नंबर यहाँ आप लिख लेंगे वार्ड नंबर। फिर आगे यहाँ जो 40 लिखा है वहाँ लिख लेंगे अपना कॉलोनी का नाम, यानी वार्ड नंबर मान लीजिए आपका वार्ड नंबर 9 है, तो वार्ड नंबर 9 गोविराम यानी जो
है ना, कॉमा का प्रयोग करेंगे, लघु विराम का। और फिर आगे जो मान लो इसके दिया हुआ है, जो अल्प विराम दिया है उसको लगाते हुए आगे लिखेंगे हम कॉलोनी का नाम, यानी वार्ड नंबर 9, कोमा आगे अपने कॉलोनी का नाम। मान लीजिए आप मेहताब कॉलोनी से हैं तो मेहताब कॉलोनी, और जहाँ नोएडा लिखा है वहाँ लिखेंगे गड़साना। और फिर जस्ट उसके नीचे दिनांक, जैसे आज हम अपना पत्र लेखन कर रहे हैं तो आज की तारीख डाल लेंगे 7/9/2020, बिल्कुल ऐसा। और फिर उसके बाद में बच्चों जो आपको पहले भी बताया था, फिर इसके बीच में जो एक लाइन यहाँ पर आप अपनी लाइन पत्र लेखन कोई भी हो या प्रार्थना पत्र उसमें हम छोड़ेंगे। तो समझ में आ गया बच्चों कि इसके बीच में एक मात्र लाइन अब यहाँ से हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी ये एक लाइन है, ये आपको बीच में से यहाँ छोड़नी है, बाकी और कोई भी लाइन बीच में नहीं छोड़ेंगे, आप लाइन छोड़ते हुए नहीं करेंगे। और एक आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अपना पत्र या जो प्रारूप पत्र या प्रार्थना पत्र जो भी है आप उसको करते हुए मान लो नए पेज से शुरू करेंगे और एक लाइन मात्र यहाँ छोड़ेंगे, और ये जस्ट ऊपर से ही शुरू करेंगे पेज से, और जो अनौपचारिक पत्र है ये उस लाइन से लिखते हुए। और फिर जैसे अगर आप माता जी को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय माता जी, सादर नमस्कार, इस तरह से लिखते जाएंगे आगे से आगे। और फिर आगे कुशल से रहते हुए आशा करता हूँ, ये आपका मुख्य भाग से शुरू हो जाएगा, मुख्य पार्ट बीच का जो भाग है बॉडी पॉलिटिक्स से वो शुरू हो जाएगा कि कुशल रहते हुए आशा करता हूँ कि आप भी कुशल से होगी। कल ही आपका पत्र प्राप्त हुआ और पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि, यानी इसके आगे फिर हम जो अपना मान लो पत्र के बारे में लिखना चाहते हैं कि आपने माता जी को पत्र किस लिए लिखा है, अपने पढ़ाई से संबंधित बताने के लिए अगर आप माता जी को पत्र लिख रहे हैं तो फिर आगे से लिख लेंगे कि प्राप्त हुआ, पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि आप मेरी पढ़ाई के बारे में या आप मेरे अध्ययन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा अध्ययन बहुत अच्छी तरह चल रहा है। फिर अगर आप बता देंगे कि आपकी परीक्षा हुई है कि नहीं हुई, आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो इस तरह से बताते हुए आप पीछे बच्चों ऐसे पत्र लिखते भी आए हैं तो आपको इस अनुभव भी होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हुए मुख्य भाग के अंदर यहाँ तक आप जिस तरह से मुख्य भाग आपका पूरा हो जाएगा, फिर आप जिस तरह से आगे लिखेंगे तो जैसे यहाँ से लिखते हुए मुख्य भाग आपका पूर्ण, जैसे मान लो लिखते गए आप लिखते हुए यहाँ तक आप पहुँच गए पूरा बताते हुए। और फिर जिस तरह से पिताजी चाचा जी को मेरा चरण स्पर्श कहना, या उनको पिताजी और चाचा जी को मेरा प्रणाम कहना, यहाँ तक कहते हुए आपने पूरा कर दिया इसको। और फिर आपका बेटा, आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें आपको ये भी अभी जो नोट के रूप में बच्चों बताया था कि आपको जो बात ध्यान रखने वाली बात है वो यह है कि परीक्षार्थी को नाम पत्र के स्थान पर क ख ग आदि लिखें। परीक्षार्थी मतलब आप परीक्षा दे रहे हैं, तब जब भी आप कोई भी परीक्षा देंगे तब अपने नाम के स्थान पर क ख ग आदि लिखना चाहिए, और जहाँ एड्रेस है वहाँ पर आप परीक्षा भवन लिखना चाहिए। तो ये बात आप खासकर आगे से बच्चों ध्यान रखेंगे। अगर आप क्लास के अंदर या अब आप जो होमवर्क कर रहे हैं घर पर उसके अंदर अपना नाम आप लिख सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आपको अनौपचारिक पत्र के रूप में इस तरह से लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा होता है, कोई कठिनाई नहीं आएगी बच्चों। बार बार आप जैसे अभ्यास करते जाएंगे आप बहुत जल्दी से ये एक जो नया फॉर्मेट यानी एक नया तरीका, आप जो नियम है इस फॉर्मेट के तहत, एक टेबल के तहत, सारणी के तहत, वो आपको समझ में आती जाएगी और बहुत जल्दी से आप इसको सीखेंगे। और जैसे हम ऑफलाइन जब शुरू होगा तो क्लास वर्क के रूप में हम इसे भी प्रैक्टिस भी करते हुए बच्चों सीखेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम अपना कार्य इसी तरह से रखते हुए इसे हम पूर्ण करेंगे। तो आप जल्दी से अपना कार्य बच्चों अपने नोटबुक में अच्छी तरह समझते हुए करेंगे, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं तो फिर आप कमेंट में मैसेज के द्वारा फिर से पूछ सकते हैं बच्चों। जय हिंद।